Hello, Munchkins. Welcome back to the channel and welcome back to Beehive Part 3 by Ocean Map. जहाँ पे अगेन 1 month चैलेंज में आपकी टीचर ने पिक करे हैं आपके लिए 6 टॉपिक्स एंड शी इज गोना कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओवर हियर. और इसका आपके पास एक वन शॉट डिटेल वन शॉट आ जाएगा थर्सडे को 6 बजे. सो प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन दैट सेशन एज वेल. एंड बच्चा पार्टी 1 month चैलेंज के बारे में अभी तक आपको नहीं पता है तो लेट मी जस्ट टेल यू, ये एक ऐसा चैलेंज है जिसमें वेदांतों का हर टीचर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहा है सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में. सो बच्चा पार्टी दिस इज दी अल्टीमेट सीरीज फॉर यू टू फॉलो. अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस अच्छे से पूरा नहीं करा है एंड यू जस्ट वांट टू cover it up in 1 month, covering all the important topics and all the important questions included. So what are we waiting for? जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए and without any further ado subscribe to the channel as well. मूविंग ऑन गाइज, लेट्स डिस्कस व्हाट वी आर गोना डू इन टुडेज सेशन. तो भाई सबसे पहले हम ना बीहाइव पार्ट 3 के कुछ इजी, मीडियम और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इजी क्वेश्चन इट मींस 3 मार्क्स. मीडियम में आपके 5 मार्क्स वाले आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस में हम आपके 6 मार्कर्स वाले लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट में वी आल्सो हैव अ होमवर्क क्वेश्चन टुवर्ड्स द एंड. ठीक है, जैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं. यू कैन लेट योर ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई कैन पिक नेम्स फ्रॉम देयर फॉर नेक्स्ट टाइम homework home runners. All right then, let's just take a note of all the topics that we are covering today. So reach for the top के दोनों parts. Kathmandu, If I Were You, On Killing a Tree, A Slumber Did My Spirit Seal, and The Lost Child is from Moments book. तो बीहाइव तो यहीं तक खत्म हो गई थी, हमने बस मोमेंट्स का एक लॉस्ट चाइल्ड भी यहाँ पर कवर कर लिया है. ऑलराइट देन, सो बच्चा पार्टी ये 6 टॉपिक्स जो हैं आज हम कवर करेंगे और इन्हीं 6 टॉपिक्स पे वन शॉट आपका आएगा कब? थर्सडे को 6 PM आएगा डिटेल में, जहां पे हम हर टॉपिक को समझेंगे. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसे टॉपिक्स है जो सबके फाइनल एग्जाम्स में आ रहे होंगे. सो प्लीज डू वॉच दैट वन सेशन एज वेल. ऑलराइट, मूविंग ऑन गाइज, देन लेट्स टेक अ क्विक डोज ऑफ मोटिवेशन. तो आज का डोज ऑफ मोटिवेशन क्या कहता है? बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर. जब आप खुद में एक सेल्फ बिलीव दिखाते हो ना कि मैं ये कर सकता हूँ, तो ट्रस्ट मी आधी जर्नी आपकी वहीं पर पूरी हो जाती है. आपका वो बिलीफ देखकर ही यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ब्लेस कर देती है. तो अगर आपको भी एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आप ये कर सकते हो, तो प्लीज उस बिलीफ को खोना मत. ट्रस्ट मी, उस बिलीफ के साथ जुड़े रहो एंड इट्स गोना रिजल्ट इन मिराक्युलस थिंग्स फॉर यू. ऑलराइट देन, मूविंग ऑन गाइज, लेट मी जस्ट गिव यू अनदर गुड न्यूज फॉर यू. वेदांतु आपके लिए ना एक से बढ़कर एक सरप्राइजेस लाए जा रहा है. सो भाई टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए ऑलरेडी आ चुका है. ठीक है, आप लोगों का प्रिपरेशन अब ऑन द ब्रिम है. सो यू गाइज मस्ट बी सर्चिंग फॉर अ लॉट ऑफ फ्री प्रॉक टेस्ट और टेस्ट पेपर्स. तो वेदांतु ने उस सिनारियो में आपके लिए फ्री 15 टेस्ट पेपर्स लॉन्च करे हैं, मॉक टेस्ट लॉन्च करे हैं एज पर लेटेस्ट सीबीएसई मार्किंग स्कीम. ठीक है, एंड क्यूरेटेड बाय योर वेरी ओन मास्टर टीचर्स. और उसको पाने के लिए, उन फ्री मॉक टेस्ट को पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है. बस जो आप अभी वीडियो देख रहे हो, वो आप जो भी वीडियो देख रहे हो, आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक. इट्स गोना लीड यू टू अ पेज लाइक दिस, जहां पे बस आपको अपनी डिटेल्स भरनी है. बाय नाउ पे क्लिक करके हम आपसे 0 रुपया चार्ज करेंगे. ऑल वी वांट इज कि सारे बच्चों की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो. और एक बार आपने वो प्रोफाइल क्रिएट कर दी तो आपके पास टेस्ट पेपर्स, उसके साथ साथ उसकी आंसर कीज भी आ जाएंगी. नाउ इफ यू वांट टू अटेम्प्ट द टेस्ट पेपर, आपको कुछ नहीं करना है. प्रोफाइल में आपको माई टेस्ट पे जाना है. माई टेस्ट के बाद यू हैव टू गो टू लाइव एंड अपकमिंग. देन आपको जो भी सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए. उसके बाद ठीक है, आपको व्यू सिलेबस पे क्लिक करना चाहे तो क्लिक कर लीजिए ताकि सिलेबस देख लें, और फिर अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक करना है. आफ्टर दैट ठीक है, आपको क्या करना है? स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना है और आपको टाइम उतना ही मिलेगा जितना सीबीएसई अलॉट करता है आइडियली. देन वंस यू आर डन विद योर टेस्ट, यू कैन ऑल्सो एड पिक्स टू योर कंप्यूटर, अपलोड देम अपनी आंसर्स के लिए एंड सबमिट एंड एंड योर टेस्ट. नाउ इफ यू वांट टू यूज द आंसर की, तो आपको क्या करना है? आंसर्स डाउनलोड करने के लिए गो बैक टू योर प्रोफाइल एंड क्लिक ऑन मोर पे क्लिक करते एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा. उसके सेकंड लास्ट ऑप्शन में जाके आपको कंटेंट लाइब्रेरी पर क्लिक करना है. उसके बाद अगर आप क्लास 9 के हो तो उसके सामने वाले एक्टिव बटन पे क्लिक करना है. क्लास 10 के लिए भी है तो सीनियर्स को भी बता दो, वो क्लास 10 वाले पे जाएंगे. देन आप अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो जिसका आपने टेस्ट दिया. देन यू हैव टू क्लिक ऑन एडिशनल कोर्स मटीरियल. यू गोना गेट ऑल दी मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन, जो भी टेस्ट आपने दिया है उसके आगे रीड पे क्लिक करो एंड वॉइला यू हैव द आंसर की टू योरसेल्फ एज वेल, which you can download or print whatever you like.
ऑलराइट देन, विदाउट एनी फर्दर अडू भाई, ऐसा तुम्हारा हो गया। आई होप आप सबने प्रोफाइल क्रिएट कर ली है, नहीं करिए तो अभी जाके करो। And let's start with our VIP questions now. So we are going to start with easy questions over here, जो कि आपके मार्क्स 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे एग्जाम में. So starting with the question number 1, which is why did Santosh's parents agree to pay for her schooling in Delhi? What mental qualities of Santosh are brought to light by the state incident? So ये है reach for the top में संतोष वाले पार्ट से. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संतोष के पेरेंट्स जो हैं वो फाइनली अग्री क्यों कर जाते हैं कि संतोष को दिल्ली भेज देते हैं पढ़ने के लिए, और इससे हमें संतोष की कौन सी क्वालिटीज के बारे में पता चलता है. तो अग्री तो उसके पेरेंट्स बाबू भैया इसलिए करते हैं, क्यों? क्योंकि वो बोलती है दैट शी इज गोना वर्क पार्ट टाइम इफ हर पेरेंट्स आर नॉट गोना पे फॉर हर फीस, और वो इस तरीके से अपनी एजुकेशन पूरी करेगी. और क्वालिटीज कौन सी हाईलाइट होती है? दैट शी इज सो स्ट्रॉन्ग विल्ड, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है. शी इज वेरी डिटर्मिन्ड एंड एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंट एज वेल, कि अगर कोई डिसीजन लेती है तो उस पर खड़ी भी उतर सकती है. लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर. Santosh's parents agreed to pay for her schooling in Delhi because she told them she planned to work part-time in order to pay her fees. कि part-time काम करेंगी अगर आप पैसे नहीं दोगे. They realized that their daughter was independent, had a strong willpower and firm self-belief. खुद पे बहुत विश्वास रखती है. So she could take her decisions and also stood by them. तो उन्हें वो decisions ले ही नहीं सकती, बल्कि उनके साथ खड़ी रहने की भी हिम्मत रखती है. Moving on to the next question. Why did Maria leave Siberia for the US? Again from Reach from the Top. Reach from the Top जो है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं बेटा छोटे छोटे बहुत सारे, करके जाना. Why didn't her mother go with her? How did this separation affect her? कि मारिया को बेसिकली साइबेरिया क्यों छोड़कर जाना पड़ा यूएस, फिर उसकी मम्मा साथ में क्यों नहीं गई, और इस सेपरेशन से मारिया पे क्या असर पड़ा. तो गई तो मारिया इसलिए थी ताकि वो प्रोफेशनल टेनिस ट्रेनिंग ले सके, एक टेनिस प्लेयर बनने के लिए. ऑलराइट, फ्लोरिडा गई थी मैडम जी. मदर क्यों नहीं गई थी? बिकॉज ऑफ वीजा इश्यूज, इसलिए 2 साल का सेपरेशन था. सेपरेशन की वजह से मारिया बहुत सैड थी, हाउएवर उसने उन सिचुएशंस को फेस करा. So Maria was brought to Florida and US by her father Yuri to get her trained as a professional tennis player and reach great heights of success and stardom in the sport. कि ताकि वो उसकी टेनिस की इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो, वो टेनिस में अपना नाम कमा सके. And her mother Yelena did not go with her because of visa restrictions. Visa issues थे. So this 2-year separation was too painful for the young girl. बहुत दुखी थी वो इससे, but she endured this sacrifice to pursue her dreams. Endured का मतलब होता है सहना, यानी बेसिकली शी bore all those sacrifices ताकि वो अपना ड्रीम पा सके. Moving on to the next question now. What made the atmosphere in and around the Pashupatinath temple full of febrile confusion? Now this is from the chapter Kathmandu and this is one of the most important questions. वैसे तो काठमांडू से रिलेटेड मैंने एक अलग बना रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम काठमांडू, करके जाना. छोटा चैप्टर है और बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. सो बेसिकली पशुपतिनाथ जी के पास ना फेब्राइल यानी फीवरिश, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्यों था यार? क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या बोलते हैं, जो बाहर टेम्पल है उसके बाहर प्रीस्ट की, फॉरनर्स के, ठीक है, एनिमल्स के, इन सब का झुंड लगा हुआ है, और अंदर जो है जो सारे के सारे भक्त लोग हैं उनका क्राउड है, और वो इतना ज्यादा एक दूसरे से आगे जाना चाहते हैं, इतनी भीड़ है कि दूसरे कोनियां मार मार के आगे जा रहे हैं. सो इट वाज अ लॉट ऑफ देयर वाज अ लॉट ऑफ chaos around, a lot of loud noises. So author makes this remark to show the hectic and feverish activity that causes utter chaos. Hectic यानी busy, कि वहां पे इतना कुछ चल रहा था कि वहां पे बेसिकली बिल्कुल बोलते ना बहुत ही भीड़ भड़ाके वाली जगह थी, इसलिए वो feverish वर्ड यूज करता है. Febrile, basically. Febrile is feverish. Around the temple, there is a huge crowd of priests, hawkers, tourists, and even cows, monkeys, pigeons, animals हैं, पंडित हैं, hawkers यानी आसपास जो ठीलियां लगाते हैं, और भीड़ है भक्तों की. And inside the temple, there are a large number of worshippers who elbow others aside to move closer to the priest. और अंदर जो है इतने भक्त है कि वो एक दूसरे को कोनी मार मार के आगे जा रहे हैं. So they create utter confusion. बहुत ज्यादा confusion है वहां पे, शोरगुल है. Next question now guys,
Why did the intruder choose Gerard as the man whose identity he wanted to take on? Now this is from If I Were You. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई इंट्रूडर यहाँ पे कौन है? चोर, थीफ, वो जेरार्ड की ही क्यों आइडेंटिटी स्टील करने के लिए डिसाइड करता है? तो जेरार्ड ही वाज द परफेक्ट पिक फॉर द इंट्रूडर. क्यों? क्योंकि वो ज्यादा घुलता मिलता नहीं था किसी से. ही वॉज एन इंट्रोवर्ट. ठीक है, देयर वर वेरी फ्यू पीपल whom he visited और who visited his house. और बहुत ही ऑड आवर्स पे निकलता था. ठीक है, तो उसे लगा दिस इज द परफेक्ट पर्सन जिसकी मैं ले सकता हूँ आइडेंटिटी. साथ ही साथ हाँ, उनकी फिजिक भी मैच करती थी. ठीक है, उनकी जो बॉडी थी उसका स्ट्रक्चर भी मैच करता था, इसलिए वो उसी को चूज करता है. लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर. So the intruder picked Gerard because both of them were of the same physical structure. Body एक जैसी है. Moreover, as Gerard lived alone, did not meet any people, and had irregular hours and habits, he thought it would be easy to kill him and assume his identity. अब जेरार्ड से ज्यादा लोग मिलते नहीं थे ना, वो किसी से ज्यादा मिलता था. ठीक है, बाहर भी कम निकलता था, बहुत ही ऑड टाइमिंग्स पे निकलता था, अकेले रहता था. उसे लगा कि इसे आराम से मार के इसकी आइडेंटिटी ले सकते हैं. And he can lead a life of peace, so he will be away from the reach of the law. फिर उसके पीछे पुलिस नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ विल द ब्लीडिंग bark of a tree heal? Now this is from On Killing a Tree. On Killing a Tree में से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ब्लीडिंग bark, ठीक है, कि बेसिकली जब आप पेड़ को काटने की कोशिश करते हो, ठीक है, उसके ट्रंक को, तो उसके ट्रंक में से ना सैप निकलता है, उस सैप को ब्लीडिंग बोलते हैं. तो उससे कैसे हील करता है ट्री? तो बेसिकली ट्री को अगर आपको मारना है तो यू नीड टू अपरूट द ट्री. उसकी जड़ें निकालनी पड़ेगी. अगर आप जड़ें नहीं निकाल रहे हो तो ट्री खुद ब खुद कुछ टाइम में हील कर लेगा और वहां से नए ट्विग्स और लीव्स जो हैं ग्रो कर जाएंगी. ठीक है, दिस इज हाउ इट विल हील इटसेल्फ. Let's have a look at the answer. When the blow of knives or axes does not kill trees, its bleeding bark will gradually heal its pain all the time, and the green leaves will grow from the boughs. Boughs का मतलब होता है branches. कि अगर आप जो काट रहे हो बार बार उस पे जैब का ब्लो, बेसिकली नाइफ से, एक्सिस से उसके ऊपर बार बार उसको हिट कर रहे हो, उससे ट्री नहीं मरेगा. ब्लीडिंग होगी जो कुछ टाइम में हील हो जाएगी, उसमें से नई लीव्स निकल जाएंगी. Because the strength of trees lies in its roots, and they are not uprooted, they will expand and grow into a complete tree. और जब तक आप उसे uproot नहीं करोगे तब तक वो हमेशा उसमें से एक नया ट्री निकल के बन जाएगा. Moving on to the next question. A slumber did my spirit see, says the poet. That is a deep sleep closed off his soul or mind. How does the poet react to his loved ones or death? कि slumber did my spirit seal में पोर्ट क्या बोलता है कि एक बहुत ही गहरी नींद ने जैसे मेरे दिमाग को बंद कर रखा था. तो पोर्ट जो है अपने लव्ड वन की डेथ पे कैसे रिएक्ट करता है? He was absolutely shocked. उसे बहुत शॉक्ड होता है जब लूसी की डेथ होती है, उसे बहुत दुख होता है. ही वॉज फुल ऑफ ग्रीफ एज वेल. बट कुछ टाइम में उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ जाती है कि चलो अब तो वो धरती का पार्ट बन गई है, उसी के साथ रिवॉल्व करेगी और धीरे धीरे वो क्या करता है, मूव ऑन कर लेता है. राइट? आंसर देखिए. So when with his loved one's death, the writer has undergone a tremendous shock. Tremendous यानी a very deep shock, बहुत गहरा. And is no longer in his normal state. अब वो normal state में नहीं है because उसकी बहुत ही ऐसा पर्सन गया है उसके दिल के बहुत करीब था. His soul was rooted through the grief, but it is now relieved because he can move on with his life and accept how fate has brought him to this point. ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे वो उस चीजों के एक्सेप्टेंस लाता है कि चलो ये तो होना ही था, तो उसके बाद वो एक मूव ऑन करना स्टार्ट करता है कि चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, उसको तो चेंज कर नहीं सकते, पर मैं आगे अपनी लाइफ को बेटर करता हूं. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन नाउ गाइज. What are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind in the lost child? कि बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा जब वो फेयर यानी मेले में जा रहा था तो उसे क्या क्या दिखाई पड़ता है? लैग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे छूटना, और वो बार बार पीछे क्यों छूट रहा था? तो बच्चे को क्या क्या दिखाई देता है यार? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. उसे और विलेजर्स दिखाई देते हैं जो मेले में जा रहे थे. ठीक है, उसे बटरफ्लाईज दिखाई देती हैं. ठीक है, उसे डव दिखाई देता है, डव्स दिखाई देती है, बर्ड्स. उसे स्वीट्स दिखाई देती हैं. ठीक है, उसे राइड्स, मैरी गो राउंड राइड रात में देखता है. स्नेक चार्मर
बलून्स, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप मेंशन कर सकते हो। ये सारी चीजें वो देखता है और वो बेसिकली पीछे क्यों छूटता है, बिकॉज ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वो हमेशा इन चीजों को देखकर रुकता था कि चलो मैं ये खरीद लूं वो खरीद लूं, पर उसके मम्मी पापा नहीं मानते थे। So the child sees toys, flowering mustard field, dragonflies, butterflies, doves, a huge crowd of people entering the fair, sweet shops, garlands, rainbow colored balloons, a snake charmer and a roundabout swing. बहुत सारी चीजें हैं, सब में से आप कुछ कुछ भी मेंशन करोगे तो चलेगा. And he lags behind because he is fascinated, yani distracted by the things that he sees on his way to the fair, and his parents constantly call him so that he does not get lost in the crowd. फिर बार बार जब वो डिस्ट्रैक्ट होकर उन्हें घूरता रहता था, उसके पापा क्या करते थे, चिल्लाते थे कि वापस आओ बेटा, गुमना नहीं है यहाँ पे. Right? Moving on to the next question now. When did the child realize that he was separated from his parents? What was his response? Now this is again from the lost child, कि basically बच्चे को ये कब realization hit करती है कि भाई उसके मम्मी पापा तो उसके आसपास है ही नहीं. तो ये उसे hit करता है जब वो round about swing के पास होता है. उसे लगता है कि चलो मैं ये झूले पे झूलता हूँ, अपने मम्मी पापा को आवाज देता है, बट एज सून एज ही लुक्स बिहाइंड ही रियलाइजेस कि उसके पेरेंट्स तो वहां पर हैं ही नहीं. उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, वो रोने लगता है, चीखने लगता है, अपने मम्मी पापा को बुलाने लगता है. राइट? So the child was lagging behind. He was lost in the wonders of the fair. And when he was near the swing and expressed his desire for swing, he didn't get a response. जैसे ही वो राउंड अबाउट स्विंग देखता है, वो सोचता है कि काश मैं इस पे राइड करूं. मम्मी पापा को आवाज लगाता है, पर जब कोई आवाज नहीं आती तो तब उसे रियलाइजेशन होता है कि मम्मी पापा तो है ही नहीं. And then he realized that he was separated from his parents and he started crying. ऐसा होते ही वो रोना स्टार्ट कर देता है. All right, so here we are done with all the short question answers, and now it's time for medium questions, yani 5 marks wale extract based questions. So guys, if you still haven't liked the video, subscribe to the channel, please do it right away. This is the only channel jahan pe aapko itni amazing videos dekhne ko milengi. So I don't know what are you still waiting for. All right then, let's begin with the extract number 1 now, which is from Killing a Tree. Cut from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. कि basically earth cave यानी जब underground से आप root को निकालते हो तो वो tree की क्या है, strength है, और जब निकालते हो तो white होती है, wet होती है, और वो सालों तक नीचे ही थी. right? Questions देखते हैं. What is taken out of the earth's cave? किस चीज को निकाला है earth cave से? It's the root. What is the source of the strength of the tree? ट्री की स्ट्रेंथ कहाँ छिपी हुई है? रूट्स में अगेन. वेयर डज द रूट रिमेन हिडन फॉर ईयर्स? कहां पर रूट्स रहती हैं छुपकर सालों तक? इट्स अंडरग्राउंड. नेक्स्ट, नेम द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री. अगेन रूट्स है सबसे सेंसिटिव. एंड हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड? आप ट्री की स्ट्रेंथ को एक्सपोज कैसे करते हो? जब आप ट्री को अपरूट करते हो, उसकी रूट्स बिहाइंड निकाल देते हो बाहर, तो आप उसकी स्ट्रेंथ को एक्सपोज कर रहे हो. आंसर देखें. सो द रूट ऑफ अ ट्री इज टेकन. Root is the source of strength. The root remain hidden under the earth. The most sensitive part of the tree is root, and the strength of the tree is exposed by pulling out its root. सबका कहीं ना कहीं relation root से था, and सारे answers correct. Extract number 2 देखते हैं. Now this is from A Slumber Did My Spirit See. So a slumber did my spirit see. I had no human fears. She sent it. She sent it तो नहीं है यहाँ पे. She seemed है. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears. No notion has she now. क्या करा है content team? It's motion. No motion has she now. No force. She neither hears nor sees. Rolled round in earth's diurnal course, यानी daily course with rocks and stones and trees. तो पूरी poem ही इसमें आ गई है कि पोर्ट बोल रहा है कि भाई कि ऐसा लग रहा था कि जैसे एक नींद में था, मैं गहरी नींद में, जब मुझे लग रहा था कि मेरी loved ones जिन्हें मैं चाहता हूँ उन्हें तो कोई मुझसे दूर ही नहीं कर सकता. वो तो शायद जैसे अर्थ के टाइम पर जैसे टाइम बढ़ता है उनकी तो एज होगी नहीं, बट नाउ दैट दे आर गॉन तो उनके पास मोशन नहीं है, मैं उन्हें फील नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, और अब वो अर्थ का ही पार्ट बन गए. क्योंकि आप किसी की डेथ होती है तो आप उसे जमीन में बरी करते हो, फॉरेन में ऐसा होता है, क्रिश्चियंस में. अब वो अर्थ का ही पार्ट है, उसी में असिमिलेट करके उसके साथ घूम रहे हैं जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रहे हैं. दैट इज व्हाट द पोएम सेज इन शॉर्ट. क्वेश्चन देखते हैं. What does the slumber refer to in the first line? Slumber का मतलब होता है बेटा एक तरीके की deep sleep.
जहां पे द पोएट जो है, या तो आप बोल सकते ही वॉज एब्सोल्युटली इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट कि उसके लव्ड वंस उसे छीन सकते हैं, या फिर ही वॉज इन डीप ग्रीफ। दोनों एक तरीके से स्लीप के बराबर है। अगर आप इग्नोरेंस में हो तब भी आप स्लीप में हो, अनकॉन्शियस हो, और जब आपको बहुत ज्यादा दुख होता है तब भी आप इतने शॉक्ड हो जाते हो कि आपको आसपास का सेंस नहीं रहता, तब भी आप अनकॉन्शियस हो। तो आप दोनों में से लिख सकते हो, जस्ट आस्क योर टीचर व्हाट शी एक्सेप्ट्स एज द करेक्ट आंसर। हु डज आई रेफर टू? I means the poet over here. Or she, who does she refer to? She is basically Lucy. Lucy poems is a collection of poems जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी अपनी बिलवड लूसी के लिए। नाउ वी आर नॉट श्योर कि लूसी कौन थी। सम पीपल बिलीव कि वो उनकी बेटी थी, सम पीपल से कि वो उनकी वाइफ थी, सम पीपल से कि उनकी लवर थी। तो हम लूसी के लिए बिलवड वर्ड यूज करेंगे। बिलवड होता है जिससे आप प्यार करते हो। प्यार आप अपने फ्रेंड से भी, अपने दोस्तों से भी, अपनी गर्लफ्रेंड से भी कर सकते हो। सो बिलवड। What could she not feel now? अब वो क्या फील नहीं कर सकती? Earthly years. अर्थ में जैसे जैसे अब ईयर्स पास होंगे तो वो एज नहीं करेगी। एंड व्हाट डज शी डू नाउ? शी मूव्स विद द अर्थ। अब वो नेचर का ही पार्ट है और रोटेशन करती है, जैसे जैसे अर्थ उसके साथ वो भी रोटेट करती है। आंसर देखते हैं। सो इट रेफर्स टू द ग्रीफ ऑफ डेथ ऑफ अ लव्ड वन नेम लूसी, की लूसी की डेथ का जो दुख है उसको हम बोल रहे हैं स्लम्बर। आई रेफर्स टू द पोएट। और शी कौन है? इट इज लूसी, जिसकी अब डेथ हो गई है। एंड शी कुड नॉट फील द टच ऑफ द टाइम स्पेंट ऑन दिस अर्थ नाउ, कि अब जैसे जैसे अर्थ में टाइम बढ़ेगा उसका उसे कुछ फीलिंग नहीं आएगी। एंड व्हाट डज शी डू नाउ? शी मूव्स ऑल राउंड इन दिस कॉस्मोस। कॉस्मोस बेटा मतलब यूनिवर्स। एज दी अर्थ, जैसे अर्थ मूव करती है अब वैसे वो भी अर्थ का पार्ट बन के मूव कर रही है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं ना, दिस इज फ्रॉम काठमांडू। इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशंस, yet here any flute is, it seems to me to be drawn into the commonality of mankind, to be moved by music, closest in its phrases and sentences to the human voice। कि बेसिकली यहाँ पर हम ना काठमांडू में वो वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं जब द राइटर वाज एब्सोल्युटली फैसिनेटेड बाय द फ्लूट प्लेयर, जो कि उसके होटल के बाहर फ्लूट बजा रहा था। और उसे देखकर लगता है कि फ्लूट जो है एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे रिचुअल ट्रेडिशंस में, कल्चर्स में कॉमन है। एंड फ्लूट जो है वो ह्यूमन से बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, बिकॉज ह्यूमंस को बोलने के लिए बीच में पॉज करना पड़ता है, सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं, वर्ड्स बोलने पड़ते हैं। वैसे फ्लूट को बजाने के लिए भी आपको पॉज लेना पड़ता है, आपको उसके अंदर साउंड ब्लो करनी पड़ती है। राइट। क्वेश्चंस देखते हैं। अब एक्सट्रैक्ट समझ लिया है तो व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशन, इट मींस फ्लूट। फ्लूट को बोल रहे हैं। हाउ डज इट वीव इट्स ओन एसोसिएशन? इट जो है वो हर किसी से आप एसोसिएट कैसे कर सकते हो? बिकॉज इट इज कॉमन इन अ लॉट ऑफ कल्चर। बहुत सारे कल्चर्स में ना हम फ्लूट बजाते हैं, तो इसलिए हर कोई उससे एसोसिएट कर सकता है, रिलेट कर सकता है। Why does it draw the author in the commonality of all mankind? ठीक है, ऑथर को ऐसा क्या लगता है कि वो इतनी कॉमन चीज क्यों है? बिकॉज बहुत सारे कल्चर्स में फ्लूट बजाई जाती है अलग अलग तरीकों से। Why is its music closest to human voice? Human voice से हम उसे closest क्यों मानते हैं? Because उसके अंदर भी phrases और sentences जैसे हम बोलने के लिए यूज करते हैं, तो उसके अंदर भी आपको बीच में pauses लेने पड़ते हैं, blow करना पड़ता है। Who is me in the extract? me तो obviously विक्रम सेठ होगा, जो कि राइटर है। राइट, उसी की बात होगी। आंसर्स देखते हैं हम। सो इट स्टैंड्स फॉर अ फ्लूट। The expression means that each flute produces a different and unique type of sound associated with some particular place. Okay, I was wrong over here. कि basically how does it weave its own association? हर चीज से उसका कैसा association है? Because हर तरीके की flute जो है different music play करती है और उसका एक particular place से association यानी relation होता है। The flute draws the author in the commonality of all mankind because this instrument is found in all cultures and played in a similar manner. Hence, it seems to connect the whole of mankind. क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं जहाँ पे फ्लूट बजाई जाती है, तो ऐसा लगता है कि सारे ह्यूमन काइंड में फ्लूट कॉमन है।
The music of the flute is closest to the human's voice because pauses and breaths are needed to produce musical notes of the flute in the same manner in which phrases and sentences are uttered in a human voice. कि जैसे humans को बोलने के लिए phrases और sentences की जरूरत पड़ती है, वैसे flutes को बजाने के लिए तो हमें pauses और breaths की जरूरत पड़ती है. And me refers to the narrator, Vikram Seth over here. Moving on to the next extract now. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs, yani cries, and he only shouted, I want my mother, I want my father, the lost child. The lost child में से basically बच्चा जो है जब बहुत ज्यादा रोता है, बिलखता है, तो उसे जो kind man है चुप कराने के लिए बोलता है तुम्हें horse पे बिठा दूं, तुम्हें ride करवा दूं, but उसे कुछ नहीं चाहिए. Question देखते हैं. Who is he in the first line? He gently asked. कौन है? It's the kind man who is helping the lost boy. Next, whom is he offering a ride on the horse? किसे offer कर रहा है? The lost child. Why does he ask for a ride? Ride क्यों दे रहा है? ताकि बच्चे को pacify कर सके, चुप करा सके, उसे थोड़ा distract कर सके. Why did the child throat tore into 1,000 shrill sobs? कि बच्चा चीख चीख के रोने क्यों लगता है? Because he's scared. He wants his parents. And why did the child say, I want my mother, I want my father? Because he was insecure. उसने अपने parents को lose कर दिया है. उसे अपने parents के अलावा कोई भी चीज फिलहाल काम नहीं कर सकती. That is why he says, I want my father, I want my mother. आंसर्स देखते हैं. तो he is the kind man who rescues the child from getting trampled यानी stepped upon, कि बच्चा दब ना जाए लोगों के बीच में, उससे वो बचाता है उसे. ठीक है, तो this is the man. He asked the lost child for a ride. The kind man asked for a ride because the child was crying inconsolably for his parents and he wanted to quieten the child by diverting his attention. कि बच्चा बिलख बिलख के अपने मम्मी पापा के लिए रो रहा था, तो उसे चुप कराने के लिए वो बोलता है कि चलो यार तुम कम से कम हॉर्स पे बैठ जाओ. Next one. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs because he was extremely scared and wanted to be united immediately with his parents. बच्चा क्यों रोता है? क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स चाहिए, वो डरा हुआ है. And he shouted for his father and mother because he felt insecure in their absence. आपके मम्मी पापा अगर आपके पास नहीं होंगे, आपको पता नहीं है वो कहाँ है, आपको भी डर लगेगा. बच्चे को भी ऐसे ही. They were more important to him than toys, garlands or rides on a roundabout. उसके लिए और कुछ नहीं चाहिए, उसे बस अपने मम्मी पापा चाहिए. उसके लिए बाकी सब चीजों से भी अपने मम्मी पापा ज्यादा जरूरी है. Moving on to the hard questions. See, we are already done with the short question answers, medium questions. And how long have we taken? Oh my God, it's been hardly what? 25 minutes. That's great. चलिए फिर अब hard questions के साथ शुरुआत करते हैं. Let's begin with the question number 1 over here. Draw a comparison between Santosh Yadav and Maria Sharapova. ठीक है, this is from Reach from the Top. कि Reach from the Top में संतोष यादव और मारिया के बीच में क्या क्या कंपैरिजन आप कर सकते हो. तो दोनों ही बहुत ही डिटर्मिन्ड बंदियां हैं, जो सोच लिया वो करके दिखाएंगे. अपने अपने फील्ड्स में एक्सीलेंट हैं. संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई करी है, फर्स्ट वुमेन. मारिया टेनिस की फील्ड में टॉप पर है. दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को फाइट करा है. ठीक है, क्या बोलते हैं, संतोष की ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी, मारिया की सिचुएशंस बहुत डिफिकल्ट थी. एंड दोनों ने ये चीज प्रूव करी है कि अगर आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय है, अगर आपके अंदर हार्ड वर्क करने का जुनून है, तो आप अपनी सक्सेस तक पहुंच सकते हो. आंसर देखते हैं. सो टुडे बोथ संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा एंजॉय द स्टेटस ऑफ अ सेलिब्रिटी. एक सेलिब्रिटी की तरह मानते हैं यार, उनके बारे में चैप्टर्स हैं. To attain this position, they both had to work very hard in their life. और उसके लिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है. Both of these girls were of strong and true determination. Determination था, clear vision था लाइफ में, and वो लाइफ में कुछ बनना चाहते थे. They wanted to raise themselves up from the common people around them. और आसपास के लोगों से ऊपर उठना चाहते थे. They sacrificed all comforts and pleasure to achieve their aim. और अपना एम पाने के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करा. They both were able to realize their aims. वो अपने एम तक पहुंचे, दुनिया को जीता. संतोष यादव became the only woman to scale Mount Everest twice. संतोष यादव दुनिया की इकलौती औरत है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई करी है. मारिया शारापोवा get the fiber यानी स्ट्रॉन्ग
पोजीशन इन वर्ल्ड इन विमेन टेनिस, वर्ल्ड टेनिस में उनको अलग ही नाम है मारिया शारापोवा का। सो दे प्रूव्ड दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल बिफोर ट्रू डिटर्मिनेशन एंड आयरन विल, कि अगर आपके अंदर जज्बा है ना तो कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। Moving on to the next question. Bring out Gerard's intelligence, the presence of mind, and sense of humor. How did these traits help him to outwit the intruder? Outwit का मतलब होता है उसे बेवकूफ बनाना, और intruder यानी thief. तो जेरार्ड जो था ना बड़ा इंटेलिजेंट था, पीस ऑफ उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा स्ट्रॉन्ग था, ह्यूमरस था, मजाकिया था। इससे वो थीफ से कैसे बचता है। तो जेरार्ड के सामने जब थीफ आता है ना तो बिल्कुल घबराता नहीं है। He acts very casually कि तुम कौन हो, even though he had a pistol in his hand, वो तब भी उसे इधर उधर की बातचीत करता है, चिल करता है, और बातों बातों में उसे यकीन दिला देता है कि वो भी पुलिस से भाग रहा है। और ऐसे करके वो इंट्रूडर को बोलता है चलो तुम भी मेरे साथ भागो। और जैसे इंट्रूडर जो है एक कबर्ड को गिराज समझ के उसमें एंटर करता है, उसके अंदर धक्का दे देता है और उसे बंद कर देता है। तो अपनी काम अगर वो अपने आप को बहुत ज्यादा पैनिक कर जाता, ठीक है, तो उसके दिमाग में ये स्टोरी ना आती, ठीक है, और फिर हो सकता है कि थीफ उसे मार देता और उसकी आइडेंटिटी ले भी लेता, बट जस्ट बिकॉज ही स्टेड काम, ठीक है, और उसने अपनी बातों में उसे उलझा लिया, इस वजह से वो बच गया। आंसर देखते हैं। So being an intelligent person, Gerard did not show even the slightest of nervousness at the sight of the gun-toting criminal. कि criminal के हाथ में गन देख कर भी ना तब भी जरा सा भी नर्वस नहीं हुआ जेरार्ड। He knew that his cool-headedness and presence of mind would not only help him to manage the crisis, but would also contribute towards unnerving the intruder. यानी irritating. उसको भी तो irritate होगा कि ये घबरा क्यों नहीं रहा है मुझसे। Who too must be having some fear lurking in his mind, hiding. कि जो thief है वो भी तो किसी चीज से डर रहा होगा, तो अगर वो शांत रहेगा तो वो उसको डरा सकता है। Keeping the atmosphere light and lively with a sense of humor and funny remarks, he instantly cooked up a story about his criminal background. तो हंसते खेलते उसने एक स्टोरी बता दी कि मैं भी तुम्हारी तरह एक क्रिमिनल हूँ, and convincing the intruder that the police would arrive any minute to nab him, यानी to arrest him. He impressed upon the intruder that they would have to escape immediately. तो इसलिए वो इंट्रूडर को बोलता है कि भाई भागना पड़ेगा क्योंकि पुलिस तो मुझे पकड़ने कभी भी आ रही है। Cleverly, he made him peep into a cupboard, saying that it was an escape route, and then pushed him into the cupboard and closed and locked the door. फिर वो उसको बोलता है कि ये जो दरवाजा है इसके अंदर गैराज है जहां से मैं अपनी कार में जाऊंगा, और वो बंदा यही सोचता है, जैसे ही उसके अंदर जाता है उसे धक्का दे देता है, बंद करता है। So his intelligence, sense of humor and presence of mind turned the tables on the intruder. तो उसकी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से वो इंट्रूडर से फाइनली बच भी गया। Moving on to the last question of the day, guys, and इसके बाद homework question भी है, so please stick until the very end. Trees are our lifeline, so they must not be killed. Write your suggestions on how trees can be protected. यार ये तो एक ऐसी चीज है, आई थिंक इसके ऊपर ऐसे तो बच्चों ने बचपन में भी लिखा होगा कि ट्रीज की फायदे बताओ कि ट्रीज हमें कैसे हेल्प करते हैं। ट्रीज फ्रूट्स देते हैं, शेड देते हैं, एनिमल्स को एक रहने का सहारा देता है। इवन व्हेन दे ग्रो दे गिव अस ऑक्सीजन व्हिच इज वेरी एसेंशियल फॉर अस टू ब्रीथ, ठीक है। उसके अलावा वो हमारे आसपास के एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं, डेकोरेट करते हैं। इसके बियॉन्ड ट्रीज क्या कर सकते हैं, बहुत ही सेल्फलेसली वो सब कुछ करते हैं। सो ऑब्वियसली वी शुड नॉट कट ट्रीज। गवर्नमेंट को भी ट्रीज को बेसिकली प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, मारना उन्हें बेकार है। आंसर देखते हैं। So trees have great importance in life. They teach us that life is made for others. कि दूसरों की help करो. They bear fruits for others, provide shelter to them. All creatures are equal in their eyes. वो दूसरों को fruits देते हैं, दूसरों के लिए shade provide करते हैं, ठीक है। Besides, trees take several years to become fully grown up, and when they are grown up, they enhance the beauty of nature. Grow करके nature की beauty बढ़ाते हैं. But we are recklessly cutting down trees for our selfish needs. We have to check this useless cutting of trees. We have to make strict rules and protect them. But हम लोग बेवकूफों की तरह ट्रीज काटे जा रहे हैं, जिसके अगेंस्ट रूल्स बनने चाहिए, हमें ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। The government should also come forward in this regard, and forests should be declared protected areas, and people must be encouraged to plant more trees. तो भाई इसमें गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए, उन्हें भी स्टेप्स लेने चाहिए, ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। They should be made aware of how trees are valuable for human beings. उन्हें बताना चाहिए कि क्या कितनी इंपॉर्टेंस है ट्रीज की। On the other hand, we should organize ourselves in some groups or associations and prohibit people from cutting down trees. Moreover, everybody should develop a love for trees. और अपने लेवल पे हमें भी छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने चाहिए ताकि हम ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सके, और इस तरीके से सब लोगों को ट्रीज से प्यार करना चाहिए। एंड आई थिंक आपको सेशन से भी प्यार हुआ होगा,
हुआ है तो भाई जल्दी से ये होमवर्क क्वेश्चन नोट डाउन करो. व्हाट वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी आर रिफ्लेक्टेड थ्रू द कैरेक्टर ऑफ द काइंड मैन इन द लॉस्ट चाइल्ड. कि बेसिकली लॉस्ट चाइल्ड वाले बंदे का कैरेक्टर स्केच देना है, 40 to 50 वर्ड्स में देना, ज्यादा नहीं. उसकी क्वालिटीज बतानी है आपको. लेट मी know the answer in the comment section below so that I can pick names from there for homework home runners. And guys, that's it. Now, this is a Telegram channel. Join our community over here as well for PDF, BTS, and reminders of such amazing sessions. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. And guys, that's it. If you enjoyed this video, make sure you hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to the channel as well. And yeah, Merry Christmas to everyone, guys. Bye bye. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.